हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं अविनाश चंद्रपाल, जूनियर इंजीनियर CPWD, आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन मॉड्यूल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, PPT में आप देख रहे हैं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे आते हैं, मैं उन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 का पेपर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स का ज़रूरत हर जगह पे पड़ता है, चाहे जो भी हो, डेरिवेशन करना हो, न्यूमेरिकल्स बनाना हो, सारे जगह पे आपको मैथमेटिक्स का यूटिलाइजेशन होता ही होता है। ये जो आपका मैथमेटिक्स 1 है, इसमें मेनली 3 टॉपिक पढ़ना आप लोग को। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। यूनिट 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और यूनिट 3 में आपको अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, तो बारी बारी से हम आते हैं यूनिट की तरफ। जैसे आप देखिए, आपका फर्स्ट यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री। आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ आपका फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ट्रिगोनोमेट्रॉन, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है आपका ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के एंगल्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट पढ़ेंगे। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपका एंगल्स का मेजरमेंट। जैसे आप देखिए, कंसेप्ट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 तरह का यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है एंगल ऑफ मेजरमेंट में। आपका पढ़ना है डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, एंड तीनों के बीच का कन्वर्सन। मान लीजिए आपको डिग्री दिया रहेगा, आपको पूछ देगा ग्रेड और रेडियन में उसको कन्वर्ट कीजिए। आपको ग्रेड दिया रहेगा, आपको बोल देगा डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। आपको रेडियन दे दिया रहेगा, आपको बोलेगा डिग्री और ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि है आपका यूनिट कन्वर्जन बिटवीन 3 यूनिट्स, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। इसमें जो आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल विदाउट प्रूफ। ठीक है, ये आपको विदाउट प्रूफ दिया है, लेकिन जब हम आपको बताएंगे तो विद प्रूफ बताएंगे कैसे कैसे डेरिवेशन किया जाता है एंगल का। अच्छा, जब यहाँ पर बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने तरह के होते हैं? ठीक है, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको 6 तरह के होते हैं, जिसमें आपको आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें सिर्फ 6 ही तरह के रेशियोज क्यों आते हैं, 7 क्यों नहीं आते हैं, 8 क्यों नहीं आते, 5 क्यों नहीं आते, 10 क्यों नहीं आते हैं, सिर्फ 6 ही क्यों आते हैं? तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एंगल्स, जो आपका ट्रायंगल है उसके एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशंस हमको पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, तो ये आपका हम डिनोट कर दिए, आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, और ये हम एंगल मान लेते हैं, कोई एंगल मान लेते हैं थीटा। तो जो एंगल थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसको हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, उसको डिनोट करते हैं H से, बोला जाता है इसको कर्ण। ठीक है, और जो इस एंगल के जो साथ में सटा हुआ भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, डिनोट करते हैं इसको हम B से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मेनली आपको एंगल एंड इसके साइड्स के बीच का रिलेशनशिप को पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमारे कितना साइड्स है, 1 2 3 साइड है, और 3 साइड से कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ बात हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो रेशियो का बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या है, चाहे तो आप P और H का रेशियो डाल दो। ठीक है, चाहे आप B और H का रेशियो डाल दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप P और B का रेशियो डाल दीजिए, 3 बन गया। ठीक है, इसका आप रिवर्स आइए, चाहे तो आप H और P का रेशियो बना सकते हैं, H B का रेशियो बना सकते हैं, या B और P का रेशियो बना सकते हैं। बस आपका 3 इधर से और 3 इधर से, इतना ही रेशियोज बन सकता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मेनली 6 टाइप के ही होते हैं, जिसमें आपको आता है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। आप लोग जो 10th में पढ़े होंगे भाई, वो सब पढ़ के आए भी होंगे। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा, कॉस का हो गया सेक थीटा, और साइन का हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो मेनली इतना 6 तरह के ही रेशियो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6 तरह के ही रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है सेकंड टॉपिक में। आगे फिर आपको पढ़ना है सम, डिफरेंस, फार्मूला एंड डियर एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ तो लिख दिया है, ठीक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रूफ करके दिखाते जाएंगे कि फार्मूला कैसे आता है। अब यहाँ पर सम है, ठीक है। जैसे आपको मान लिया जाए साइन थीटा है, उसका सम दे दिया है। 1 मिनट थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको भाई। देखिए सम, डिफरेंस, फार्मूला। जैसे आपको मान लिया जाए साइन थीटा ही है, ठीक है। तो साइन का सम साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी आपको दे दिया है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, वैसे ही आपको दे दिया जाए कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। फिर आगे मान लिया पड़ा होगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, वैसे ही आपको आ जाएगा टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा। तो ये आपको पढ़ना है सम एंड डिफरेंस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक आपका हो गया डिफरेंस एंड समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम एंड डिफरेंस, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। कैसे होगा, जैसा आपको दे दिया गया है साइन सी इंटू साइन डी, इसका फार्मूला क्या होगा, ये आप देखिए साइन सी एंड साइन डी, ये क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसका फार्मूला कैसे होगा, कितना आएगा, ये सारे आपको पढ़ना है टॉपिक 4th में, आपको 4th नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसा क्लास बढ़ता जाएगा सब आपको बारी बारी से सारे टॉपिक्स को डिटेल में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। सो डोंट वरी, आगे देखिए क्या पढ़ना आपको, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। देखिए मल्टीपल एंगल किसको बोलते हैं बाबू, मल्टीपल एंगल आपका हो गया, जैसे मान लेते कोई भी एंगल है, एंगल ए मान लो, इसको थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, एंगल मान लेते थीटा है, तो उसका मल्टीपल क्या होगा, थीटा का मल्टीपल होगा 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल एंगल्स हो गया। जैसे आपको यहाँ पढ़ना है 2a 3a, ये मल्टीपल एंगल्स है, ठीक है। तो आपको मेनली यहाँ पर 2a एंड 3a तक ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं सब मल्टीपल एंगल का। तो सब मल्टीपल एंगल में आपको आता है a/2, a/3, तो ये आपको पढ़ना हो जाएगा सब मल्टीपल एंगल्स में। तो कैसे इसको बोलेंगे, कैसे डिनोट कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पर लिख देते हो साइन 2a। अब इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे आता है इसका फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। कैसे आता है वो आपको जब चैप्टर्स बताएंगे तो डिटेल्स आपको बताएंगे। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a जो भी हो गया, ये आपका सब जो है पढ़ना है मल्टीपल्स एंगल में, ठीक है। आगे आप देखिए ये जो है यहाँ पर a/2, जैसे आपको लिखा हुआ है साइन a/2, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन a/2, ये आपका हो गया सब मल्टीपल एंगल। तो साइन a/2 सब मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला क्या होता है, कैसे कैसे उसका फार्मूला होता है, डेरिवेशन क्या होता है, सारे का सारा आपको इस वाले चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको अगला जो टॉपिक उसमें पढ़ना ग्राफ्स ऑफ साइन फंक्शन, साइन थीटा जो भी बोलिए, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड एक्सपोनेंशियल e⁻x है, यहाँ पे e⁻x, इसका आपको यहाँ पे आपको e⁻x का पढ़ना है। ये हो गया आपका e⁻x, इसका आपका ग्राफ्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ बताया जाएगा, कैसे उसका साइन का ग्राफ आता है, कॉस का कैसे ग्राफ बनता है, टैन का कैसे ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल का कैसे ग्राफ बनता है,
सारे का ग्राफ आपको टॉपिक 6 टॉपिक जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें बताया जाएगा, ठीक है। फिर आगे का जो लास्ट टॉपिक है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जैसे साइन थीटा हो गया तो उसका इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। अगर साइन कॉस थीटा है तो कॉस इन्वर्स थीटा, ऐसे करके होता है। तो आपको पढ़ना है, आपको मेनली यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। बाकी जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, जब आपका चैप्टर्स स्टार्ट होगा तो बारी बारी से सभी को पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी एक भी जगह पे पॉइंट पर दिक्कत आए तो आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी होंगे, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट नाम देखिए आपका यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जान ही रहे हैं, ज्योमेट्री एंगल मेजरमेंट ज्योमेट्री आपका हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स हो गया। इस सारे चीज़ों को जिस भी हम चीज़ में अध्ययन करते हैं वो सब क्या हो गया आपका ज्योमेट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मान लिया कोऑर्डिनेट आपका इस तरह से होता है, ठीक है। इधर एक्स हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, इधर वाई डैश हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको 4 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये आपका क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट है। तो इस वाले ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका हर चैप्टर में बस आपको यही देखने के लिए मिलेगा कोऑर्डिनेट, और इसी पे सारे जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, सबको इसी वाले कोऑर्डिनेट के सिस्टम के माध्यम से आपको सारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा, ठीक है। देखिए बाबू, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन क्या होता था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। जब ऐसा कुछ रहता था लिखा हुआ तो उसको हम लोग बोलते थे कि ये सरल रेखा है, और इसका आप लोग निकालते थे रूट्स, ठीक है। इसका आप लोग निकालते थे रूट्स। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर एक सिंपल फॉर्म है, ये आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, ठीक है। उसका स्लोप निकालना होता है, उसका ग्रेडियंट निकालना होता है, ये सारे आपको स्ट्रेट लाइन में निकालना होगा। जैसे एग्जांपल लेके हम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको दे दिया गया है एक स्ट्रेट लाइन नंबर 1, ठीक है। ये आपको गिवन रहेगा और पूछ देगा कि इसके पैरेलल में कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसका आपको इक्वेशन बताना कितना होगा, ठीक है। ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, आपको निकालना होगा इस वाले का, ठीक है। कैसे निकालोगे, दूसरा क्या एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि आपको एक लाइन एक है और इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन जा रहा है, ठीक है। ये आपको लाइन जा रहा है, अब इसका बोल देगा इक्वेशन क्या होगा भाई, निकालिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। आपको मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, उस लाइन को कट करके कोई लाइन जा रही है, ये लाइन एक हो गया, ये लाइन दूसरा हो गया, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये कोई दूसरी लाइन है जो उसको कट करके जा रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा ये बताइए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस में, 2 स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ना है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये जो लाइन है, इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा। अब बोलेगा ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो मान लीजिए ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा, ये एंगल बना रहा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ये सारे आपको पढ़ना है टॉपिक स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मेनली स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है, उसमें आपको पढ़ना है ये सारे चीज़ें, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है हमारा सर्कल, ठीक है। तो बाबू सर्कल का हम बात करते हैं। देखिए सर्कल क्या होता है, आप लोग जानते हैं सर्कल गोल जैसा होता है, गोल तरह का, ठीक है। और सर्कल को बनाने के लिए हमको कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है,
ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, वैसे ही सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। बिना 3 पॉइंट के सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करके ही हम सर्कल बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसमें सर्कल में आपका हो गया, ये आपका हो गया सेंटर, जिसको ओ से डिनोट कर दिया, ये आपका हो गया रेडियस, आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आपको मान लिया जाए, देखो जैसे यहाँ दिया हुआ सेंटर एंड रेडियस, कोई भी सर्कल आपका है जिसका दे दिया आपको सेंटर और रेडियस, अब पूछ देगा इस वाले सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है कि 3 पॉइंट्स लेइंग ऑन इट। अभी जस्ट बताया आपको कि अगर कोई भी सर्कल पर 3 पॉइंट आपका है, गिवन 3 पॉइंट है, मान लेते ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, तो ए पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई के टर्म में, बी पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई के टर्म में, और सी पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स एंड वाई के टर्म में, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको गिवन रहेगी। आप पूछ देगा आपको कि इक्वेशन निकालना आपको सर्कल का, तो कैसे आपको फाइंड करना है, ये आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 2, सर्किल के टॉपिक नंबर 2 में, ठीक है। और थर्ड जो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मतलब कि आपका जानते हैं कि आपका सर्कल है, ठीक है, तो इसमें आपका डायमीटर होगा ये वाला जो कि सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया था। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। मान लेते हैं ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं 2 और 4 है, ठीक है। बी का मान लेते हैं, एक जस्ट एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको, मान लेते हैं 1 है और 5 है, ठीक है। 2 डायमीटर आपको दे दिया, आप पूछ रहे आपको ये सर्कल बताओ, सर्कल का क्वेश्चन क्या होगा बाबू, ठीक है। तो ये आपको थर्ड पॉइंट में पढ़ना है। तो मेनली आपको रेडियस और सेंटर दिया रहेगा, तब क्या होगा 3 पॉइंट सर्कल पे आएंगे तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, और आपका 2 जो आपका कोऑर्डिनेट ये आपका हो गया डायमीटर, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा हमको बता देते हैं कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, जहाँ ए क्या है, ए इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। वैसे ही आपके इसका जनरल फार्मूला भी होता है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल भी होता है। तो जैसे आपको टॉपिक पढ़ाएंगे आपको सर्कल का इक्वेशन कोऑर्डिनेट में, तो आपको सारी सब चीज़ों को डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अभी बस हम आपको बस एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, आखिर आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है पाराबोला, डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखो होता क्या है, इसको कोनिक सेक्शन बोलते क्यों है, ठीक है। पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते क्यों हैं, देखिए क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये जो देखिए कोन का शेप कैसा होता है, कोन देखे होंगे आप, ऐसे घर में सब कराता है कीप, ठीक है, ये कोन देखे होंगे। तो ये जो आपका पाराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला, ये कोन से ही काट के बनाया गया है। डिफरेंट सेक्शंस पे इसको काटने से डिफरेंट आपका ये मतलब फिगर आता है, जिसको हम पाराबोला बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। अगर मान लिया इसको ऐसे कट किया, ठीक है, तो क्या हमको बन जाएगा पाराबोला, ठीक है। इसका शेप ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारा पाराबोला है। आपको बताएंगे डिटेल में, जब टॉपिक पढ़ाने लगेगा तो डिटेल में बताया जाएगा कैसे ऐसे होता है, ठीक है। अगर उसको बीच से ऐसे काट दिया जाए ऊपर से, तो कोन देखने में कैसा लगेगा आपको, इस टाइप का लगेगा, इस शेप में लगेगा, इसको हम एलिप्स बोलते हैं, समझे। हाइपरबोला हो गया, दो आपका कोन है, 2 कोन को हम लोग कट करते हैं, एक इधर से ऐसे, तो जो 2 सेक्शन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला, जो आपको ऐसे रहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट में चाहे ऐसे रहेगा, ये आपका हाइपरबोला हो गया, ठीक है। ये आपका ये ऐसे रहेगा, ये आपका हाइपरबोला हो गया, ठीक है। तो आपको मेनली जब कोनिक सेक्शन बताएंगे तो पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला क्या होता है पूरा डिटेल में सब कुछ समझाया जाएगा। पाराबोला का इक्वेशन चलिए थोड़ा सा बताया था। पाराबोला का इक्वेशन होता है y² = 4ax, ठीक है।
तो अभी अगर मान लीजिए आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे होता है क्या होता है, तो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे इक्वेशन आता है। अभी बस आप बस जस्ट ओवरव्यू के लिए बस हम पढ़ना क्या है इसलिए हम आपको बस ये सब चीज़ बता रहे हैं। बाकी का जब टॉपिक आपको बताया जाएगा तो पूरा डिटेल में सब कुछ एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ आपको समझाया जाएगा। सो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 यूनिट का तो हमने डिस्कशन कर दिया, अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है पढ़ना अलजेब्रा, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं बीजगणित, ठीक है। तो यहाँ आपको अलजेब्रा मेनली पढ़ना है। देखिए अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में हमको पढ़ना है पहला टॉपिक जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसा कि नाम से देख के ही पता चलता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तब कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इसको क्यों बोला जाता है आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। वहाँ पर आप लोग बनाते थे, कोई भी इक्वेशन होता था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + bx + c = 0, यह आपका होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ना कुछ आप लोग रूट निकालते होंगे, ठीक है। रूट निकालते थे। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फार्मूला होता था, रूट क्या होता था जब निकालते थे आप लोग, तो होता था -b ± √b² - 4ac/2a, ये होता था, ठीक है। तो इसका रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू आता था, कभी कभी इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाता था, कभी कभी इसका वैल्यू नेगेटिव भी आता था, ठीक है। तो जब ये रूट के अंदर का वैल्यू अगर नेगेटिव आता था, मतलब रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव आता था, तो उसको हम क्या बोलते थे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। ये हम लोग यहाँ पर करते थे जब रूट के अंदर का कुछ वैल्यू आता था नेगेटिव में, तब हम करते थे वैसे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर तो हम लोग उसको इमेजिनरी मान लेते थे, लेकिन जब इस जगह पे आप जब आए हो पढ़ने के लिए डिप्लोमा में या 11th 12th में जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर इमेजिनरी नंबर का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है? इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं √/-1, मतलब कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में है -1 तो उसको क्या बोलेंगे आई। अगर यही आपका अंडर रूट के अंदर में -4 रहता है, इसको क्या लिखते हैं हम? -4 है, उसको 4 का रूट क्या होता है? 2। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर हम इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 2। बचा कितना अंदर में? -1, तो उसके लिए हम डिनोट यहाँ कर देते हैं आई से, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है आई, ठीक है, जो कि आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है। तो अभी जो भी हम इक्वेशन यहाँ पर निकालेंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम z लिखते हैं, z हो गया x + i × y, ठीक है। ये z कोई भी आपका हो गया, लाइन हो गया, उसका इक्वेशन है। आइए आपका हो गया x एंड y क्या है? कोऑर्डिनेट है। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, यहाँ i लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर के साथ है, ठीक है। तो जब भी कोई भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन जिस भी आपको इक्वेशन में देखने के लिए मिले, वो समझ जाइए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको पढ़ना हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको उसमें एक रियल नंबर आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा, दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है डिफिनेशन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका ये एक्स हो गया आपका रियल पार्ट है, वाई आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसका भी डिनोट करने का 2 फार्मूला होता है, या 2 मतलब मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, मतलब डिनोट करने का 2 एक नोटेशन होता है। एक को बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म, एक को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म, ये जो आपका हम लिखे हैं ना एक्स वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। पोलर फॉर्म में हमको लिखना होगा तो r थीटा के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे लोग r थीटा के टर्म में, वो आपको बताएंगे आपको जब आपको टॉपिक पढ़ेगा तो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये सब आपको बताएंगे। कंजुगेट किसको बोलते हैं, कंजुगेट जैसे मान लिया आपको यहाँ जेड है तो जेड का कंजुगेट जेड बार हो जाएगा, ठीक है, या इसको जेड बार से डिनोट करते हैं, डैश से नहीं, सॉरी इसको डैश से डिनोट नहीं करते हैं, कंजुगेट को डिनोट करते हैं जेड बार से, जेड बार से डिनोट करते हैं, समझे कंजुगेट को। वो आपको बताएंगे कंजुगेट इक्वल टू होता है एक्स माइनस आई इंटू वाई, ठीक है, वो बताएंगे आपको z इक्वल टू होता है x माइनस आई इंटू वाई। बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब घोच लग रहा है देखने में, ठीक है, थोड़ा इसको साफ़ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं डिटेल से क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है हम आपको यहाँ तक समझा पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो आपको कॉन्जुगेट पढ़ना है इसमें, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपको एम्पलीट्यूड पढ़ना है उसका, फिर आपको उसका मॉडुलस पढ़ना है, ठीक है। ये सारे आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्जेक्ट में टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएगा सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। चलिए अब फिर आपको देखिए यहाँ पर है आगे इसका भाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ होगा कार्टेशियन फॉर्म में, x1 प्लस आई इंटू y1 कर देते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ होगा x2 प्लस आई इंटू y2 होगा, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ना है तो Z1 प्लस Z2, इसका मान कितना होगा जी बताइए, ये आपको पढ़ना है। दोनों को डिवाइड करना है तो इसको क्या कर दीजिए Z1 बाई Z2 कर दीजिए, इसका मान क्या होगा भाई बताओ, ठीक है। अब वो सब्सट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2, इसका मान क्या होगा बताइए भाव, ठीक है। और Z1 मल्टीप्लाई Z2, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टॉपिक है, इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। फिर आगे आपको पढ़ना है डी मोबियस थ्योरम एंड इससे एप्लीकेशन। डी मोबियस थ्योरम का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है उस सब आपको बारी बारी से समझाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर ज़्यादा चैप्टर या जो भी आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से अभी आपको यहाँ तक थोड़ा थोड़ा एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपको बढ़ते जाएगा आगे वैसे वैसे चीज़ों को आपको समझाते जाएंगे। फिर आपको है अगला टॉपिक पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे देखो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो बाबू थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाना चाहते हैं। इसको मिटा देना, देख लिया होगा इसको, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये ठीक है। इसमें थोड़ा सा यार स्पेस थोड़ा कम हो जा रहा था इसलिए लिखने में नहीं बन रहा है, इसी वजह से थोड़ा मिटा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और 5x प्लस 3। अब इसको आपको बोलेगा कि बाबू इसको अलग अलग कर सकते हो तुम, तो बोलेगा नहीं सर, तो अलग अलग कैसे होगा, अगर ये नीचे रहता कट सकता है लेकिन इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं पार्शियली फ्रैक्शन में करते हैं, अलग अलग डालते हैं। इसको a मान लेते हैं और नीचे कुछ ना कुछ जो ये टर्म है लिख देते हैं x प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे b x प्लस 5, जो ये 5x प्लस 3। इसको इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ एक तरीका होता है, मेथड है, उससे हम a और b का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो a और b का जो मान आएगा तो इसको हम इस तरह से लिखें या इसको इस तरह से लिखें, दोनों बराबर है, ठीक है। तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ना है तो मेनली आपको ऐसे वाले टर्म्स को, जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं, जिस छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बताए हैं, ऐसे वाले टर्म को हम इस टर्म में लिखेंगे, फिर आपको ये चीज़ें फिर आसानी से किसी और टर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है मेनली पार्शियल फ्रैक्शन में, जिससे आपको पढ़ना डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इनटू डिनोमिनेटर कंटेनिंग, देखिए नन रिपीटेड लीनियर फैक्टर
नॉन रिपीटेड है ना, देखो ये x+1 है और 5x+1 है, अगर वही x+1 और यहाँ भी x+1 लिखते हैं तो क्या होता, रिपीटेड हो जाता, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं x+1 का हाल है उस पर। फिर आगे बोल दिया रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जैसे अभी बोले तो आपको x+1 है, फिर यहाँ भी x+1 लिखते हैं तो क्या होता, रिपीट हो जाता। या हमको x+1 का स्क्वायर भी लिख देंगे तो ये भी क्या है, x+1 दो बार तो हो गया ना, इसमें जो x+1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो दो बार हो गया, तो ये आपको क्या रिपीटेड है। तो इसका भाई कैसे वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्म में, ये आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको इरिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये सारे आपको पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको ये सब चीज़ों के बारे में सारा चीज़ बताते जाएंगे, आपको एक बाय एक मतलब सारे का सारा चीज़ आपको मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको डील करवाया जाएगा, समझे। चलिए ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मेरा अगला टॉपिक है परम्यूटेशन कम्बिनेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन को क्या पढ़ना है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जस्ट आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो आता है 6 आया था, ठीक है। ये मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं, जैसे आपका ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये सामने वाला ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, इधर वाला सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि आपको पॉसिबल कितने रेशियोज आ सकते हैं, तो आपने क्या निकाला था, 6। कैसे निकाला था, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो। वैसे आप रिवर्स चले जाओ, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इतना ही पॉसिबल केसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आपने पॉसिबल केसेस निकाला था। तो ऐसा जो प्रॉब्लम्स जिस भी मतलब टॉपिक में हम लोग सॉल्व करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाबू, बहुत अच्छा से इसको जब पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली मतलब एक क्या बोलते हैं कॉमन सेंस से भी बना सकते हो, नहीं तो फिर फार्मूला यूज करके बनाओगे, जिसमें फार्मूला आपको NPR है और NCR है। हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से बस यहाँ पर हम आपको आए हैं इस सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो देखिए आगे का है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आपको पढ़ना है, देखिए विदाउट प्रूफ, लिख तो दिया विदाउट प्रूफ, लेकिन आपको सब प्रूफ के साथ ही बताएंगे, ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जैसे आपको एक्सपेंशन हो गया एंड जनरल फार्मूला। बायनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स का बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में कैसे हम इसको लिखते हैं वो सारा आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक्सपेंशन विदाउट प्रूफ होगा। फर्स्ट एंड सेकंड बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन विथ एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन का आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे ये सारे चीज़ों को हम लोग उसमें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और जो आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो आपका लास्ट टॉपिक पढ़ना है अलजेब्रा में, वो है आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अप टू थर्ड ऑर्डर, अप टू क्या है, थर्ड ऑर्डर। जैसे आप लोग ये नोटेशन जिनको 11th 12th में पढ़ के आए होंगे बच्चे, उनको पता होगा, जो 10th में आएगा पढ़ के उनको नहीं पता होगा, ठीक है। जब यहाँ चैप्टर आएगा तो बताएंगे ये क्या होता है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लिया आपको यहाँ पे लिख दिया हम 1 2 3 4, तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, कितना का, 2 × 2 का, क्योंकि इसमें 2 यूनिट है, 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, इसको रो बोलते हैं। इस वाले क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, अप टू थर्ड ऑर्डर तक पढ़ना है। मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स में आपको 3 फॉर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हम लिख दिए ऐसे ही लगातार, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कितने कॉलम है बाबू, देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है, सॉरी 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, फिर वैसे ही 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। तो 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 3 × 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको अप टू थर्ड ऑर्डर तक पढ़ना है। उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है क्रेमर्स रूल, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स में। और जब इसी मैट्रिक्स का हम लोग मॉड निकालेंगे, मॉडुलस, यही मैट्रिक्स को अगर हम मॉड में डिनोट कर देते हैं, यही मैट्रिक्स को अगर हम मॉडुलस के अंदर डाल देते हैं, ये आपका मॉड के अंदर,
तो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनांट। ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनांट। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे ये सारे चीज़ों का वैल्यू, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट का, ये सब आपको पढ़ना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट के चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमको आपको टोटली जो पढ़ना था, यहाँ तक जो आपको टोटली पढ़ना था वो हमको डायरेक्टली आपको दे दिए ओवरव्यू, क्या क्या आपको पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो कि मैथमेटिक्स 1 का है। ठीक है, और जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो पूरा डिटेल में हर एक चीज़ को आपको जानकारी दिया जाएगा। सो डोंट वरी, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलो तो आगे हम बात करते हैं कि यार मतलब कि हमको कौन सा मतलब हम बुक फॉलो करें। तो बुक आप 11, 12 का फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको 11th में है के सी सिन्हा का यूज़ कीजिए, चाहे RS अग्रवाल यूज़ कीजिए। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए दोनों बुक में से कोई बुक को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे आपको ये हो गया जो आपको RS अग्रवाल का बुक है, और दूसरा जो आपका ये है के सी सिन्हा का बुक। ठीक है, दोनों बुक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों में से कोई भी बुक आप प्रीफेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको बुक का ज़रूरत ना पड़े। जितना भी अच्छा से अच्छा आपका टॉपिक है, अच्छा से अच्छा आपको क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, SBT एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने सिलेक्शन किया है, और सारे को सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल वे में सबको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर उसके बाद भी मन है कि नहीं सर थोड़ा बुक थोड़ा रेफरेंस के लिए चाहिए, तो आप ये दोनों बुक में से किसी एक बुक को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। जब जैसे आप देखोगे क्लासेस चलती जाएंगी, तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो सारी दोनों में से कोई बुक भी आप प्रीफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक ओवरऑल जो मैथ 1 में पढ़ना था आपको, ये मैंने सारा आपका यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा एक ऊपर से एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमारा जो है समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में यही जोश उमंग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन मॉड्यूल में। धन्यवाद।